Hi everyone, thank you for watching my videos. So today we are discuss our next topic insurance services. तो इंश्योरेंस सर्विसेज जो है हम बिजनेस सर्विसेज के अंदर उनकी कैटेगरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैंकिंग डिस्कस किया था, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंश्योरेंस सर्विसेज। तो सबसे पहले इंश्योरेंस सर्विसेज को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो क्या होती है। नॉर्मली हमने जो सबने है इंश्योरेंस का बहुत नाम सुना है। इंश्योरेंस जो है बहुत चीजों पे, जैसे हमारे घर में गाड़ियां हैं, ट्रैवलिंग के लिए है तो हमने गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस पेरेंट्स ने वो करवाया हुआ है, बच्चों का भी करवाया हुआ है। तो बहुत सारी जगह पे हमने जो इंश्योरेंस लिए बहुत टाइम लॉस। तो एक्चुअली इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बिटवीन, जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है। ठीक है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो एग्री करते हैं कि अगर कुछ भी लॉस हो जाता है गुड्स का या हैपनिंग हो जाती है इवेंट पे जो भी है, तो उस केस में जो भी कंपनसेशन देगी वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। और जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो क्या करता है, रेगुलर पेमेंट देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, इसको इंश्योरेंस कंपनी को देगा। कि जो भी दोनों में डील हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंश्योरर है वो क्या होता है। इंश्योरेंस जो एक इंडिविजुअल होता है, या तो कोई इंडिविजुअल है या कोई फर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। वो एग्री करती है जो भी कंपनसेट होगा किसका होगा, जो भी कंपनसेट किसके लिए ये करेगी, वो जो भी लॉस होगा इंश्योर्ड का, राइट। तो इंश्योर्ड क्या है? इंश्योर्ड वो वाला इंडिविजुअल है, जब वो वाली फर्म है जो क्या करती है, वो गेट्स अ कंपनसेशन ऑफ लॉस, जो उसको लॉस हुआ है वो कंपनसेशन लेती है किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। और जो इंश्योर्ड है वो क्या करता है इस केस में, वो इंश्योर्ड जो है रेगुलर पेमेंट करता है। ठीक है, रेगुलर पेमेंट करता है। पेमेंट को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम की, क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवाया है ना इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो रेगुलर पेमेंट करेगा। उसके बाद बात करते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट की। ये रेफर करता है वो वाला सब्जेक्ट मैटर, वो पॉलिसी को और काइंड ऑफ लॉसेस को जो कि कवर किए जाते हैं अंडर द पॉलिसी। ठीक है, जो भी अब क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी और जिसने इंश्योरेंस करवाना है, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फायर इंश्योरेंस है, लेकिन जो लॉस है वो कंपनसेटेड होगा, उसी टाइम कंपनसेट किया जाएगा कि जो भी लॉस है वो फायर की वजह से हो। ये ना हो कि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसकी वजह से क्या है, कोई डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का, तो उस केस में जो है कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, राइट। तो इसमें है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट किस चीज पे है, किस चीज की इंश्योरेंस ली गई है, और लॉसेस ऑफ गुड्स जो है या लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी जो भी है वो किसकी वजह से है। तो ये चीजें देख के ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपनसेट। तो ये दोनों में एग्रीमेंट होता है पहले कि किस बेस पे वो इंश्योरेंस लेता है, फायर इंश्योरेंस लेता है, मेरीन इंश्योरेंस ले रहा है या लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम की। तो ये रेफर करते हैं एक अमाउंट होती है जो पेड की जाती है, या तो क्वार्टरली पेड की जाती है, या हाफ ईयरली पेड की जाती है, या फिर एनुअली पे की जाती है। किसके द्वारा, इंश्योर, जिसने इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, ये किसको पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। ये क्यों कर रहा है ये पे, हर बार क्यों पे करेगा, क्योंकि उसने कंपनसेशन लेना है एट द टाइम ऑफ लॉस। जब लॉस होगा वो क्या करेगा, कंपनसेशन लेगा। ओके, उसके बाद अब इसमें बात करते हैं इसकी फंक्शन की, इंश्योरेंस की। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। अब एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस कराया, तो एक मीन्स इंश्योरेंस हम कभी कराते हैं ना जब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ होता है कि कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, इंश्योरेंस करवाने से एक माइंड में थोड़ा सा होता है कि अगर लॉस होता है तो कुछ केस में क्या होगा, वो रिकवर किया जा सकता है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो है कुछ जो है जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस कंपनी की, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि हमें पता है कि हमारा टोटल लॉस ही होगा, कहीं ना कहीं हमें कंपनसेशन चीज के लिए मिल जाएगी। क्योंकि हम इंश्योरेंस ही उसी टाइम करवाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं माइंड में डाउट होता है, राइट। उसके बाद क्या है, रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग में है कि अगर मान लो टोटल ही लॉस हो जाए, राइट, तो बहुत उसको एक तरह से जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम रिस्क लेते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कहीं ना कंपनसेट कर देती है, तो रिस्क शेयरिंग हो जाता है। देन असिस्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कुछ भी लॉस होता है तो ये क्या है, एक तरह से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन कर देती है ना, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस के। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले आता है एट मोस्ट गुड फेथ। अब एट मोस्ट गुड फेथ में क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है इंश्योरेंस जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो बेसिकली इस पे होता है फेथ। फेथ क्या होता है, ट्रस्ट। जब हम किसी पे यकीन करते हैं, है ना, एक ट्रस्ट होता है
राइट। तो यहाँ पे जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लेनी है, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो डिस्क्लोज करते हैं सारे मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, सारे मटेरियल फैक्ट्स वो डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, और कोई भी जो दोनों पार्टीज है वो कुछ भी हाइड नहीं करेगी। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड होगा एक दूसरे से, राइट। अगर इस केस में क्या होता है कि कुछ भी मान लो जो इंश्योर्ड है वो हाइड कर देता है, जिसने इंश्योरेंस करवाया वो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ चीजें हाइड करती है ना, उनको प्रॉपर बताती है, तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, वो उसको जो है कंपनसेशन नहीं देगी, वो फ्यूज कर देगी उसकी कंपनसेशन, क्योंकि उसने पूरा क्या किया, डिस्क्लोज ही नहीं किया है, कुछ चीजें उसने जो है हाइड करके रखी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर हो जाएगा, जो भी मटेरियल फैक्ट होगा जो इंश्योर्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस को वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिएशन किया जाएगा ऑफ द इंश्योरेंस। उसकी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके, लेकिन उस केस में उसने क्या किया, उसने हाइड किया कि वो एक हार्ट पेशेंट है, राइट। उसके बाद इन जो इंश्योर्ड है वो मर गया, हार्ट अटैक हो गया उसको, ठीक है, डाइस हो गया वो हार्ट अटैक की वजह से, तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिफ्यूज करती है, वो कोई कंपनसेशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मटेरियल फैक्ट जो है वो हिडन किया गया है, किसकी तरफ से, इंश्योर्ड की तरफ से, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को लेकर, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट इंटरेस्ट या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को एक गैम्बल के तौर पे खेले, ठीक है, कोई फ्रॉडन एक्टिविटी करे तो लॉ जो है इसको परमिट नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए इनकेस अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कम आता है किसके रिलेशन में, कि जो इंश्योर्ड है वो पर्सन क्या लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, राइट। क्योंकि वो इंटरेस्ट है कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की, कल मेरे को कुछ भी हो जाए तो मेरी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, सब कुछ मेरे ठीक रहे। जैसे मान लीजिए अब इसमें एग्जाम्पल है, जो पर्सन है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ठीक है, अपनी भी ले सकता है, अपने स्पाउस की भी ले सकता है, बच्चों की भी ले सकता है, लेकिन वो किसी स्ट्रेंजर की थोड़ा ना ले सकता है, उसको ये थोड़ा ना राइट है कि चलते फिरते जगह गिर गई किसी की भी वो क्या करेगा, इंश्योरेंस करवा लेगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। वो अपनी करा सकता है, अपने बच्चों की, अपने स्पाउस। ओके, तो इस केस में क्या है, वो जो है इंश्योरेंस पॉलिसी स्ट्रेंजर की नहीं ले सकता। इन केस ऑफ ऐसे ही क्या है, फायर इंश्योरेंस का है, अगर मान लीजिए कोई सफर करता है, ठीक है, इंश्योर जो है फाइनेंशियल लॉस की वजह से, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो डैमेज हुआ, वो प्रूफ नहीं करता है कि जो इंटरेस्ट है वो ओनर का सब्जेक्ट मैटर, किसी बंदे ने क्या किया फैक्ट्री के बेस पे से ले लिया, लेकिन वो ओनर नहीं है, इट मीन क्या उसका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर राइट ही नहीं है, वो ओनर ही नहीं। इस केस में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे ले लिया जब उसका खुद का जो है राइट ही नहीं है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ओके, सो दिस इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब पर्सन जो है या तो वो फैक्ट्री का क्या होता, ओनर होता, उस केस में वो इंश्योरेंस लेता, कोई अदर पर्सन थोड़ा ना ले सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे तो हम बैठे बैठे यहाँ पे क्या लेंगे, टाटा बिरला का इंश्योरेंस ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जिसका क्या है सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, वही क्या कर सकता है, उसके लॉस के लिए कंपनसेशन जो है कंपनी से ले सकता है। अच्छा, हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी में क्या है कि यहाँ पे जो है जो इंश्योरेंस जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जिसमें हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो इसमें जो पर्पस होता है इंश्योरेंस का कि ब्रिंग बैक करना जो भी इंश्योर्ड का सेम फाइनेंशियल पोजीशन जो कि लॉस होने से पहले। इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, एक पर्सन है उसने क्या किया, अपनी फैक्ट्री का जो है 2 लाख का जो है इंश्योरेंस करवाया, ठीक है जी, 2 लाख का उसने इंश्योरेंस कराया, लेकिन उसको जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, वो 1 लाख का हुआ, ठीक है, जो भी उसको लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था, वो 1 लाख का हुआ। इस केस में कंपनी उसको 2 लाख नहीं देगी, जितना उसको लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, उसको लॉस हुआ है 1 लाख का, तो इस केस में कंपनी जो है उसको सिर्फ 1 लाख देगी, ठीक है जी, किसके अकॉर्डिंग, पॉलिसी अकॉर्डिंग। बिकॉज उसका पर्पस क्या है इंश्योरेंस कंपनी का, कि कंपनसेट करना जो भी लॉस हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है कि उसका पर्पस है कि वो बंदा क्या करेगा, अर्निंग प्रॉफिट करेगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि पर्सन है, एक बार डेथ होनी है, लॉस जो है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, यहाँ पे एस ए है, एस ए। अब इस प्रिंसिपल में क्या है, अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल में जो है कि जो कॉज है या फिर रीजन है लॉस का,
वो बेसिकली रिलेटेड होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, राइट। अगर लॉस होता है कुछ अदर केसेस की वजह से, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिनाई कर देती है पे फॉर कंपनसेशन। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है जिसने क्या किया, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कि जो हमारा ओशन है, जब हम गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उस केस में पता है कि ओशन है, समुंदर है, तो कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, उस केस में मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। ओके, तो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली, वहां पे उसने क्या करने थे, सेंडिंग करने थे वीट बैग्स को, ठीक है। एंड ऑन द वे क्या हुआ, वहां पे रैट से कुछ हुई थी जिसने स्पॉइल्ड कर दी वीट। तो इस केस में जो है कंपनसेशन जो है नहीं दी जाएगी इसके अंदर मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो किसी सी पेल्स की वजह से नहीं हुआ है, किसी मतलब समुद्री हादसे की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ किसकी वजह से हुआ है, रैट की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर क्या होता, अगर रैट क्या कर देते, होल्ड कर देते शिप, तो यहाँ पे जो वाटर एंटर कर देता, तो क्या होते, स्पॉइल होते वीट बैग। तो इस केस में जो है कंपनसेशन जो है विल बी गिवन। क्यों? क्योंकि जो लॉस हुआ है वो वीट का किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सी वाटर की वजह से, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेपरोगेशन। तो इसमें जो है, इसमें सेपरोगेशन है ये जो अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल है, जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस जो है स्टेप्स टू इंश्योर्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए जो इंश्योर्ड है वो कंपनसेटेड होता है, जो भी लॉस होता है वो डैमेज होता है प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग जो उसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसने क्या किया, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी फैक्ट्री की, और ड्यू टू फायर क्या हुआ, उसको लॉस हुआ कितना, 1 लाख, ठीक है जी। उसको कितना हुआ, उसको 1 लाख का जो है वो लॉस होगा, 1 लाख, राइट। अब क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, जो है पता है कि फायर की वजह से नुकसान हुआ है, तो कंपनसेट करती है, 1 लाख उसको जो है कंपनसेशन देती है। पर इस केस में अब आग लगी है तो समटाइम्स कुछ गुड्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि पूरी तरह नहीं जमी, राइट, वो आधी अधूरी जमी है, तो उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, हाफ बर्न हुई गुड्स को, ठीक है, उसको सेल कर दिया। जब उसको सोल्ड किया तो वहां पे 10,000 को मिला, तो ये 10,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास रहती है, ये इंश्योर्ड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इंश्योर्ड को जो भी उसका लॉस हुआ था फुल कंपनसेशन दे दी, ठीक है, फुल कंपनसेशन दे दी फॉर द लॉस के लिए। तो इस केस में जो 10,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो जाए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, जो इंश्योरेंस है उसका कोई नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसा नहीं होता कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, हैज टेकन द मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, सेम सब्जेक्ट की, मतलब सेम सब्जेक्ट की वो 1-2 कंपनी से क्या कर लेता है, इंश्योरेंस ले लेता है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूट करते हैं जब अमाउंट ऑफ लॉस की जो कंपनसेशन होता है उसको सारी कंपनी से जो भी एक्चुअल अमाउंट होता है, तो यहाँ पे ये नहीं होता कि सारी कंपनी जो है उतना उतना ही उसको पे करेगी जितना उसका लोड, तो सेपरेटली जो है he cannot be claimed for the total loss from the each insurer। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस ने कंट्रीब्यूट किया है टोटल लॉस के लिए, जो भी प्रपोर्शन होगा अमाउंट का, तो ही वो क्या करेंगी, जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्सन है उसने क्या किया, अपने हाउस की इंश्योरेंस जो है करवाई, इसके अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस में, तो 1 लाख उसने जो है 1 लाख जो उसने लिया है ए कंपनी से लिया है, ठीक है, उसने 1 लाख जो लिया है वो ए कंपनी से लिया है, और बी कंपनी से उसने कितना लिया है, 50,000, ठीक है, बी कंपनी से उसने लिया है 50,000। तो इस केस में जो है उसका लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में उसका जो लॉस हुआ है वो हुआ 75,000, ओके। अब यहाँ पे उसका लॉस हुआ 75,000, एक कंपनी से उसने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, बी से उसने 50,000 का करवा लिया। अब ऐसा नहीं है कि ए उसको 75,000 देगी, बी भी नहीं। अब इसका क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कि अब कितने का इंश्योरेंस कराया है कंपनी से, 1 लाख का करवाया, 1 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना, टोटल इंश्योरेंस कितना कराया है, 1,50,000 ना, क्योंकि 1 लाख कंपनी से लिया है ए कंपनी से, और बी से कितना लिया है 50,000, तो ये कितना बन गया 1,50,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लॉस हुआ है 75,000, तो 75,000 से इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई,
तो ऐसे करके हमारी जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी, कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा कि ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ए कंपनी देगी हमें यहाँ पे 50,000, राइट, 50,000 देगी ए कंपनी। ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो बी कंपनी हमें कितना दे रही है, बी हमें देगी हमें 25,000, ठीक है जी, बी हमें कितने देगी 25,000, राइट। तो ऐसे क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन में जो प्रिंसिपल है, इसमें ड्यूटी होती है इंश्योर्ड की कि जो उसने इंश्योर्ड किया है, इंश्योरेंस लिया है अपनी प्रॉपर्टी का, उसका वो क्या करे, टेक करे, ठीक है। और उसका जो ये होना चाहिए स्टेप की जितना भी हो सके उसका लॉस जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए जब भी डैमेज होती है जो प्रॉपर्टी उसने इंश्योर करती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने क्या किया, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने हाउस के लिए, राइट। जब क्या हुआ, लेकिन जब आग लगी, ठीक है, अब उसको जो कुछ मेजर लेने चाहिए ना कि जिसमें वो स्टॉप करे फायर को और मिनिमाइज करे लोड को, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जस्ट खड़ा है वहां पे वॉचिंग कर रहा है, नहीं वॉचिंग द फायर, बिकॉज उसको पता है कि ही विल गेट द कंपनसेशन, उसको मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको टेक केयर करनी चाहिए, राइट। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो इसमें जो है जो भी ड्यूटी है उसको एफर्ट करनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सके, सेव कर सके। So thank you so much and have a nice day. Thank you.